हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए बहुत दिनों के बाद एक फ्री की फ्राइडे स्टोरी लेकर आई हूँ। ये घटना है 23 ऑफ जनवरी 2005 की। ये जो 23 ऑफ जनवरी का दिन है, इसे न्यूयॉर्क के लोगों द्वारा एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन एक न्यूयॉर्क सिटी का फायर फाइटर जिसका नाम था कर्टिस मायरन, वो मारा गया था एक आग बुझाने के दौरान। उस दिन वो फोर्थ फ्लोर पर फंस गया था और वो अकेला नहीं मारा गया था, बल्कि उसके साथ 5 और फायर फाइटर्स भी अपनी जान गंवा बैठे थे। उनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला था और तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग फोर्थ फ्लोर से बाहर जंप कर जाएंगे। इन बाहर जंप करने वाले फायर फाइटर्स में एक कर्टिस भी था और ये सारे के सारे फायर फाइटर्स जो कि बाहर कूदे थे वो सारे के सारे मारे गए थे। उसी सेम दिन एक और फायर की घटना हुई थी। फायर इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक और फायर फाइटर भी मारा गया था और ये न्यूयॉर्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉस था फायर डिपार्टमेंट के लिए। इससे पहले का जो लॉस था वो तब हुआ था जबकि अमेरिका पर हमला हुआ था, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका नाम मैं अपने वीडियो में नहीं ले सकती वरना कई बार यूट्यूब की गाइडलाइंस आ जाती हैं। फिलहाल आज की कहानी में हम इन्हीं में से एक फायर फाइटर जिसका नाम था कर्टिस, उसकी वाइफ जेनेट और इनकी 2 बेटियों के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी जो 2 बेटियां थी उनमें से एक थी एंजेला, जो कि एक टीनेजर थी, और दूसरी बहन का नाम था डिनीन। और ये जो डिनीन थी ये एंजेला से थोड़ी सी छोटी थी। अब ऑब्वियसली जब कर्टिस की इस इंसिडेंट में डेथ हुई तो इनकी जो फैमिली थी वो इनकंसोलेबल थी, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कर्टिस एक दिन इस तरह से छोड़कर उन्हें चला जाएगा और कभी भी घर नहीं आएगा। लेकिन अब फिलहाल उन्हें इस नई रियलिटी को फेस तो करना ही था। अब ये जितने भी फायर फाइटर्स मारे गए थे, इनका केस बहुत हाई प्रोफाइल हुआ। सारे न्यूज चैनल, सारे मीडिया आउटलेट्स में ये केस आया। अब जितने भी मीडिया आउटलेट्स थे, जितने भी न्यूज चैनल थे, वो चाह रहे थे कि जेनेट और उसकी फैमिली उनको कोई इंटरव्यू दे, बताए कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं, इस तरह की चीजें जो जनरली इंडिया में भी होती हैं। लेकिन ये सभी लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। वो बहुत ज्यादा दुखी थे और वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। उन्हें पता था कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो उनसे बहुत सारे सवाल जवाब किए जाएंगे। वो फिलहाल जिस घर में रहते थे वो कर्टिस द्वारा ही बनवाया गया था। एक तरह से कर्टिस ने खुद इस घर को बनाया था। आपको पता ही है कि फॉरेन में लोग बहुत ज्यादा काम खुद कर लेते हैं, तो बहुत सारा इस घर का काम कर्टिस ने खुद किया था और इस घर से उसे बहुत ज्यादा लगाव था। अब इस घर में रहते हुए इन सभी लोगों को लगातार कर्टिस की याद आ रही थी। बार बार उन्हें और ज्यादा दुख हो रहा था ये याद करके कि उनके पिता को इस घर से कितना ज्यादा लगाव था। अब कुछ दिनों के बाद जेनेट को लगा कि उन्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रहकर उन्हें कर्टिस की लगातार बहुत ज्यादा याद आती रहेगी। अब जेनेट ने कुछ दिनों के बाद अपनी बेटियों से कहा कि हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ पर रहना काफी कठिन हो रहा है। और जो लड़कियां थी वो भी इस बात के लिए तुरंत ही राजी हो गई। यहाँ पर रहना उनके लिए भी वाकई में बहुत ज्यादा कष्टकारक था। अब हर किसी की सोच अलग अलग होती है। इंडिया में जनरली ऐसा नहीं होता है। इंडिया में इस तरह के घरों से लोगों को बहुत लगाव होता है कि हम यहाँ पर रहे, यहाँ पर हमारी यादें हैं। लेकिन वहां के लोगों की हो सकता है सोच थोड़ी डिफरेंट हो, और वो ठीक भी है। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। जल्दी ही जेनेट ने अब हाउस हंटिंग शुरू कर दी। जल्दी ही उसे एक अच्छा सा, बहुत सुंदर सा छोटा सा घर मिल गया। ये घर था लॉन्ग आइलैंड में। अब ये लोग जहां पर रहते थे यहाँ से ये घर थोड़ा सा दूर था और शहर भी थोड़ा सा दूर पड़ता था। ये जो घर था ये पूरा 1 एकड़ पर बना हुआ था। अब जेनेट और उसकी बेटियां इस घर को देखने के लिए गए। उन्होंने पाया कि ये जो घर है वो अच्छी जगह पर तो है, लेकिन उसको बहुत सारी मरम्मत चाहिए। अब जितने भी कर्टिस के फायर फाइटर फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा ईगर थे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। उन्हें पता था कि इनको मदद की जरूरत है। उन्होंने जेनेट और उसके बच्चों को अपनी हेल्प ऑफर की। अब वो लोग यहाँ पर आने लगे और उन्होंने घर के रेनोवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प की। अब जेनेट ने फाइनली ये घर खरीद लिया था और क्योंकि अब घर की मरम्मत भी हो गई थी, इसलिए अब वो जल्दी ही अपनी दोनों बेटियों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गई। अब क्योंकि इस घर का रेनोवेशन हुआ था और कई बार जो वो फायर फाइटर फ्रेंड्स थे उन्होंने पूरे पूरे दरवाजों खिड़कियों को निकाल कर उसको दोबारा से बनाया था, बहुत ही ज्यादा मरम्मत की थी।
तो अब इस घर में ऐसा भी था कि सारी की सारे जो खिड़कियां थी और सारे दरवाजे थे वो पूरी तरह से सिक्योर्ड नहीं थे। यानी कि कुछ दरवाजे ऐसे थे जो बंद नहीं हो पा रहे थे। अब रात का समय हो गया, जेनेट को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगने लगा। उसे ये भी पता था कि ये जो रेनोवेशंस हैं वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होंगी, यहाँ पर रहते रहते भी बहुत सारा काम कराना पड़ेगा और घर में कई सारे ऐसे स्पॉट हैं जिससे लोग अंदर घुस सकते हैं। अब जब उसे अच्छा नहीं लगा तो वो मार्केट गई और वहां से 7 कैमरा वो खरीद कर वापस आई। उसने वो सातों कैमरा अपने घर के चारों ओर फिट करवा लिए। उसने अंदर एक मॉनिटर लगवा लिया और अब वो अक्सर ही जब घर में होती थी तब वो बार बार इस मॉनिटर पे चेक करती रहती थी कि बाहर क्या चल रहा है। अब उसको थोड़ा सा सेफ फील होने लगा था। इसके अलावा उसने इस कैमरास का कनेक्शन अपने लैपटॉप में भी ले लिया। जब वो अपने ऑफिस जाती थी तो अपने ऑफिस से भी वो इस कैमरे से अपने घर को देख सकती थी। अब वो बहुत ज्यादा इस कैमरे को देखती रहती थी। उसकी आदत पड़ गई थी इस कैमरे को बार बार देखने की, चेक करने की और सेफ फील करने की। फिर एक रात जेनेट के दोनों बच्चे अपस्टेयर्स अपने अपने बेडरूम में सो रहे थे। जेनेट ने अपना लैपटॉप निकाला, खोला और इन सातों कैमरे के फीड को देखने लगी। जो कुछ भी बाहर चल रहा है वो उसको अंदर लैपटॉप में देख रही थी। उसको इन सारे कैमरास को देखने में मजा आने लगा था। उसको अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। शायद उसे अच्छा लगता था ये देखकर कि उसका घर काफी सेफ है। तभी अचानक वो किसी एक पर्टिकुलर कैमरे की फीड को जब देख रही थी तब उसे दिखाई दिया कि उस घर के एज पर कोई बड़ी सी चीज है जो कि बाहर हिलती हुई उसको दिख रही है। अब उसका जो घर था उसके चारों ओर फॉरेस्ट था। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल घना फॉरेस्ट जिसमें जानवर वगैरह रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक फॉरेस्ट एरिया था। इसके घर के बाहर एक स्विंग लगा हुआ था, झूला लगा हुआ था। अब ये लगातार अपने कैमरे की तरफ देख रही थी, ये जानने के लिए कि वाकई में वहां पर कोई चीज है या फिर उसको गलतफहमी हो रही है। तभी उसने देखा कि जो बाहर की ट्री लाइंस हैं उससे एक फिगर उसको नजर आने लगा। वो एक आदमी जैसा लग रहा था जिसने एक लंबा सा क्लोक यानी कि चोगा पहना हुआ है और उसके ड्राइववे की तरफ आ रहा है। वो ड्राइववे की तरफ आया, उसके बाद वो वहां पर आकर रुक गया। उसने सिर उठाकर उस घर को घूरा और ये देखकर जेनेट को बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस लैपटॉप में बैठकर उस फिगर को लगातार अपने लैपटॉप में घूर रही थी। फिर कुछ देर वहां पर रहने के बाद वो जो फिगर थी वो वहां से पलटी और वापस फॉरेस्ट के अंदर चली गई और वैनिश हो गई। अब जेनेट को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो कैमरा में देखा है वो था क्या, क्योंकि ये जो उसके कैमरास थे वो कोई सुपर एचडी कैमरास नहीं थे, वो रेगुलर कैमरास थे। उसे ऐसा लगा कि शायद ये जो हिलती डुलती कोई चीज नजर आई है वो कोई जानवर रही होगी। उसको यकीन नहीं था कि वो कोई जानवर है या कोई इंसान है। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही थी, इधर जो दूसरी तरफ उसकी बेटी थी एंजेला, उसकी बड़ी बेटी, वो अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसने अपनी कमर दीवार के साथ टेक रखी थी और एक बुक पढ़ रही थी। तभी अचानक उसने टैपिंग साउंड सुना। जिस दीवार पर वो कमर लगाकर बैठी हुई थी ऐसा लग रहा था कि उसी दीवार के दूसरी ओर से कोई दीवार को टैप कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी कमर के ठीक पीछे कोई टैप कर रहा है। अब उसको बड़ा अजीब लगा। उसने अपनी बुक नीचे रखी, थोड़ा सा आगे होकर बैठ गई और पीछे पलट कर वो दीवार को देखने लगी। तभी अचानक से उसको बैंग बैंग की आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे कि उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए कोई किसी चीज पर जोर जोर से मुक्के मार रहा हो, बैंग बैंग कर रहा हो। अब वो सीधे अपने बेड से उठी, नीचे उतरी, उसने अपने बेडरूम का डोर खोला और वो डाउन स्टेयर्स देखने लगी, यानी कि नीचे हॉल में देखने लगी। जब वो अपने बेडरूम का दरवाजा खोलती थी उसके ठीक नीचे उसको लिविंग रूम में वही एरिया दिखता था जहां पर उसकी माँ बैठी होती थी। अब उसने देखा कि उसकी जो माँ है वो तो सोफा पर बैठकर अपने लैपटॉप को देख रही है, वो किसी भी चीज को बैंग नहीं कर रही है। और उसकी जो बहन है वो तो अपने रूम में है और सो रही है, तो वो तो बैंगिंग कर नहीं सकती है। उसे लगा कि शायद मुझे ऐसी चीजें सुनाई दे रही हैं, कोई होगा दूर दराज, कहीं से आवाज आ रही होगी। उसने चीजों का ऐसे ही उड़ा दिया। फिर वो वापस आई, अपने बेड पर बैठी और अपना कान उसने दीवार पर लगा दिया, ये सुनने के लिए कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है। जैसे ही उसने अपना कान दीवार पर लगाया ऐसा लगा कि किसी ने जोर का मुक्का दीवार के दूसरी तरफ मारा हो, बिल्कुल वहीं पर जहां पर उसका कान दीवार पर रखा हुआ था। ऐसा लगा कि वो जो दीवार है वो टूट जाएगी और कोई व्यक्ति दीवार तोड़कर उसके कमरे में घुस आएगा। अब एंजेला बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। वो तुरंत ही दीवार से हटी, अपने बेड पर लेट गई और पूरा ऊपर तक उसने चादर वगैरह ओढ़ ली। एक तरह से उसने अपने आप को छुपा लिया। उसे समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ। इधर दूसरे रूम में उसकी छोटी बहन डिनीन मौजूद थी।
उसने भी इन टैपिंग की आवाजों को सुना था, लेकिन ये जो टैपिंग की आवाजें थी वो बाहर की दीवार से नहीं आ रही थी उसके लिए, बल्कि वो तो उसके दरवाजे से आ रही थी। वो उठी, उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि शायद उसकी माँ ही होगी अपस्टेयर्स उसे देखने के लिए। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने भी जब नीचे की तरफ देखा तो वही देखा जो उसकी बड़ी बहन ने देखा था, यानी कि सोफे पर उसकी माँ बैठी हुई थी और वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अब उसने अपनी बड़ी बहन एंजेला के डोर को भी देखा, वो भी बंद था, तो एंजेला भी नहीं हो सकती थी। अब वो वापस मुड़ी, उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया, उसे लगा कि उसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। जैसे ही उसने अपना दरवाजा बंद किया और वापस अपने बेड की तरफ बढ़ी, तभी अचानक उसने सुना कि 3 बार खटखटाने की आवाज एक बार फिर से उसके दरवाजे से आई है। तो तुरंत ही पलटी, उसने तुरंत ही दरवाजा खोला, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। और ये देखकर ऑब्वियसली उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, अपने बेड की तरफ भागी और तुरंत ही उसने भी रजाई अपने सर तक ओढ़ ली। बाद में इन लड़कियों ने बताया था कि ये जो टैपिंग साउंड्स थी, ये लगभग पूरी रात रुक रुक कर उन्हें सुनाई देती रही, लेकिन फिर भी किसी तरीके से ये दोनों ही लड़कियां सो गईं। जब अगली सुबह इन दोनों की नींद खुली, एक दूसरे से ये लोग किचन में मिली, तो इन लोगों ने एक दूसरे को बताया कि उन्होंने रात को क्या सुना था। इन दोनों की स्टोरी काफी सिमिलर थी। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। फिर थोड़ी देर में जेनेट आई किचन में। उसने बच्चों से पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बच्चों ने बताया कि हमने रात को किस तरह से टैपिंग साउंड सुने थे और उनके साथ क्या हुआ था। अब जेनेट ने बच्चों को समझाया, जो कि ऑब्वियसली सभी माँ करती हैं, वो बच्चों को समझाती ही। उन्होंने बच्चों से कहा कि ये एक ब्रांड न्यू हाउस है, हमें अभी तक यहाँ की आवाजों की आदत नहीं पड़ी है। कई बार जो नए घर होते हैं उनमें नया नया लकड़ी का काम होता है, बहुत सारा काम होता है, तो वो लकड़ियां अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ आवाजें निकालती हैं, और ऐसा सच में होता भी है। तो हो सकता है कि इसी तरीके की आवाजें तुमने सुनी हो। नया नया घर अपने आप कुछ साउंड्स को प्रोड्यूस करता है, और कई बार जो पाइप वगैरह फिट किए जाते हैं वो भी आवाजें करते हैं। जो फ्लोर बोर्ड्स हैं वो क्रीक करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी धीरे धीरे या तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी, या फिर वो समय के साथ साथ खुद ही सही हो जाएंगे। घर के साथ कुछ भी गलत नहीं है, घर पूरी तरह से सही है। अभी भी जो इस घर का काम था वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, बस घर को रहने लायक बना दिया गया था। अभी भी कर्टिस के कुछ फायर फाइटर दोस्त आते थे और घर को रेनोवेट करते जा रहे थे। इस समय उनका जो काम था वो बेसमेंट में अब शुरू हो चुका था और ऊपर फैमिली रह रही थी। जब ये लोग एक दिन बेसमेंट में पहुंचे, वहां पर बहुत सारा क्लटर था, बहुत सारा कूड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जो भी लोग वहां पर पहले रहते थे उन्होंने वहां से अपना कुछ भी कूड़ा, कोई भी सामान नहीं हटाया था। वहां पर बहुत सारी ओल्ड मशीन्स पड़ी हुई थी, फर्नीचर पड़ा हुआ था, अजीब अजीब से बॉक्सेस पड़े हुए थे। और सबसे पहले वो लोग समझ गए थे कि अगर यहाँ पर कुछ काम करना है, इसे सही करना है, तो पहले बेसमेंट को पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा। अब ये लोग एक एक करके सामान वहां से बाहर निकालने लगे। इनमें से ही एक व्यक्ति, एक फायर फाइटर था, उसका नाम था टॉम। वो कर्टिस का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। टॉम ने पाया कि जब इस सामान को इन लोगों ने वहां से हटा दिया तो उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा पेंटाग्राम बना हुआ था। ये जो पेंटाग्राम होता है ये एक 5 पॉइंटेड स्टार जैसा शेप होता है। ये जो स्टार होता है ये एक सर्किल के अंदर बना होता है, और इस पेंटाग्राम का इस्तेमाल कई बार तंत्र मंत्र के लिए किया जाता है, अजीब सी पूजा पाठ के लिए किया जाता है, और सैटेनिक वर्शिप के लिए भी किया जाता है। अब टॉम ने तुरंत ही जेनेट को बुलाया, उसे सब कुछ दिखाया। उसने जेनेट से पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तुम क्या चाहती हो कि हम क्या करें। अब जेनेट ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुम इसके ऊपर पेंट कर दो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे जो बच्चे हैं उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता चले, तुम बस इसको छुपा दो। लेकिन जेनेट को पता नहीं था कि उसके बच्चे कई दिनों से क्योंकि बाहर खेल रहे हैं और इसके अलावा जंगल में भी जा रहे हैं, उन्हें इस पूरी प्रॉपर्टी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो 1 एकड़ बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी में उन्हें कई जगह अलग अलग जगहों पर पेंटाग्राम कार्व किए हुए मिले हैं जमीन के ऊपर। इसके अलावा ट्रीज पर, पेड़ों पर भी, पत्थरों पर भी पेंटाग्राम जगह जगह बने हुए थे। तो यानी कि इन बच्चों ने इन पेंटाग्राम्स को कई जगह ऑलरेडी देख लिया था। लेकिन इन बच्चों ने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ को ये सब कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी माँ परेशान हो। उन्हें पता था कि वो पहले से ही परेशान है, इतनी शिफ्टिंग कर रही हैं, काम कर रही हैं। ये बच्चे उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। ये पेंटाग्राम मिलने के करीब 2 दिनों के बाद एक दिन एंजेला घर में पूरी तरह से अकेली थी। जेनेट भी बाहर गई हुई थी और उसकी छोटी बहन भी बाहर गई हुई थी।
जेनेट एंजेला को काम बताकर गई थी। उसने कहा था कि तुम रेफ्रिजरेटर की सफाई कर लेना और इसको मेरे आने से पहले साफ करके रखना। अब एंजेला ने फ्रिज को खोला हुआ था। वो एक-एक करके चीजों को बाहर निकाल रही थी, एक-एक करके डिफरेंट ड्रॉर्स को साफ कर रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन उसे बार-बार लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसको देख रहा है। वो कई बार पीछे पलट-पलट कर देख चुकी थी, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। अब एंजेला बार-बार पीछे देख-देख कर थक चुकी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इस काम को फिलहाल यहीं पर छोड़ देती हूँ, इसे बाद में कर लूंगी। अभी वो काम छोड़ने का सोच ही रही थी, तभी अचानक ही उसको ऐसी आवाज आई जैसे उसके पीछे कोई जोर का धमाका हो गया हो। और तब उसने देखा कि जितने भी बर्तन किचन में मौजूद थे, जितने भी पॉट्स एंड पैन्स थे, जितने भी चाकू, जितने भी कांटे छुरी थे वहां पर, वो सब के सब एक एक करके जमीन पे गिरते जा रहे थे। अब एंजेला ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसने देखा कि किचन के जितने भी कैबिनेट्स थे, उनकी सारी ड्रॉर्स एक एक करके खुलने लगी थी। कभी खुलती थी, कभी बंद होती थी। और एक समय ऐसा भी आया कि जितनी भी ड्रॉर्स थी वो बाहर निकलकर बाहर उड़ने लगी, लिटरली उड़ने लगी। जितना भी उनके अंदर सामान था वो सारा जमीन पर गिरता चला जा रहा था। अब एंजेला क्योंकि बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, वो चीखती हुई अपने बेडरूम की तरफ भागी और एक कोने में छुपकर बैठ गई। कुछ ही समय के बाद जेनेट घर लौटी। जब वो अंदर गई घर के, तब उसने पाया कि किचन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर वहां की सारी चीजें तोड़ दी हैं। ये देखकर जेनेट को बहुत गुस्सा आने लगा। उसको लगा कि शायद ये सब कुछ एंजेला ने कर दिया है। हालांकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ये भी आया कि कहीं मेरी बेटी के साथ ही कुछ हो ना गया हो। अब वो चीखती चिल्लाती हुई ऊपर की तरफ भागी। वो एंजेला को लगातार पुकार रही थी। और तब जबकि वो एंजेला के कमरे में घुसी, उसने देखा कि एंजेला एक किनारे बिल्कुल छुप कर एक कॉर्नर में बैठी हुई थी। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ भयंकर हादसा हुआ है। अब जेनेट एंजेला से पूछने लगी कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन एंजेला कोई जवाब दे ही नहीं पा रही थी, वो बोल ही नहीं पा रही थी। जो कुछ भी वो बोल रही थी समझ में नहीं आ रहा था। अब जेनेट बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई। जेनेट ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं पर रहो। उसने पहले पूरे घर को चेक किया कि कोई छुपा तो नहीं है। जब वो श्योर हो गई कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है, तब उसने अपना लैपटॉप उठाया और उसके बाद वो फुटेज चेक करने लगी। वो एंजेला के पास बैठकर ही इस फुटेज को चेक कर रही थी। उसने देखा कि ना तो घर के अंदर कोई था। वैसे घर के अंदर कैमरा तो नहीं थे, लेकिन जो भी बाहर के कैमरास थे उससे पता चल रहा था कि घर में कोई नहीं आया था और घर के आसपास भी कोई नहीं आया था। दूसरी तरफ जो एंजेला थी वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। फाइनली जो जेनेट थी वो कन्विंस्ड हो गई कि ये एक होम इन्वेजन नहीं था, कोई भी उनके घर के अंदर नहीं घुसा था। और तब उसने एंजेला से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था और किचन को ऐसा किसने किया है, क्या तुमने ऐसा किया है। एंजेला ने उसे समझाने की कोशिश की कि वहां पर क्या हुआ था, लेकिन इसका कोई भी सेंस जेनेट को नजर नहीं आ रहा था। जेनेट को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एंजेला झूठ बोल रही है। अब जेनेट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, एंजेला से नाराज हो गई। वो एंजेला से पूछने लगी कि तुम सच सच बताओ कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन एंजेला ने अपनी स्टोरी बिल्कुल भी चेंज नहीं की, क्योंकि जो कुछ भी वो बता रही थी बिल्कुल सच था। अब जेनेट समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही है और शायद इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब इन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर एक्चुअली हुआ क्या था। इनके बीच में थोड़ा सा टेंशन भी हो गया। इन दोनों को ही इस बात की भी चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि घर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई भी कुछ कह नहीं रहा था। इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। इसके बाद करीब 2 दिन और बीत गए। जो फायर फाइटर्स यहाँ पर काम करने के लिए आते थे, इनकी हेल्प करने के लिए, वो बेसमेंट को पूरी तरह से साफ कर चुके थे। अब वो एक ड्राई वॉल को गिराने वाले थे। वहां पर उन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन करना था। जब उन्होंने उन दीवारों को गिराना शुरू किया, तो उन्हें उन दीवारों के अंदर से एक जर्नल मिला, यानी कि एक डायरी मिली। और ऐसा लग रहा था कि ये जो जर्नल था ये बहुत ही ज्यादा पुराना था, जैसे पुराने जमाने में होता था। इस जर्नल के चारों ओर एक लेस लिपटी हुई थी, जैसे कि पुराने जमाने की ड्रेसेस में लगाई जाती थी। अब इनमें से एक फायरमैन जेनेट के पास आया। उसने कहा कि हमें ये डायरी मिली है, शायद तुम इस डायरी को देखना चाहो, इसको तुम रखना चाहो, तो इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। अब जेनेट ने धीरे धीरे उस डायरी को खोलना शुरू किया, उसके पन्ने फ्लिप करने शुरू किए। तब उसने पाया कि उस जर्नल के शुरू में एक डेट लिखी हुई है। वो डेट थी 1927 की। अब वो जानती थी कि ये जो घर था जो कि उसने खरीदा था, ये 1927 में ही बना हुआ घर था। ऐसा लग रहा था कि ये डायरी किसी क्रिस्टीना नाम की लड़की की है। और क्रिस्टीना नाम की ये लड़की एक छोटी सी लड़की रही होगी, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा एज नहीं रही होगी। अब जेनेट लगातार इस जर्नल के पन्ने पलटती जा रही थी।
और धीरे धीरे उसे ऐसा लग रहा था कि जो चीजें हैं वो डार्क होती जा रही हैं। आगे चलकर उसे कुछ डायग्राम्स मिले। ये डायग्राम्स थे कुछ रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस के, जैसे कि कुछ एनिमल्स की बलि दी जा रही हो, जानवरों की बलि दी जा रही हो, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा। ऐसा लग रहा था कि इस घर में ये जो बलि वगैरह दी जाती थी ये बेसमेंट में दी जाती थी। और उससे भी ज्यादा वियर्ड बात ये थी कि इस बेसमेंट में एक रूम था जिसके बारे में आज तक इन लोगों को पता ही नहीं था। ये जो छुपा हुआ कमरा था ये स्टेयर्स के यानी कि सीढ़ियों के नीचे था। वो एक अलमारी जैसी जगह नहीं थी। किसी व्यक्ति ने जब इस घर को बनाया होगा या इस जगह को बनाया होगा तो उसने सीढ़ी के नीचे के स्पेस को चारों तरफ से सीमेंट से कवर करके एक पॉकेट जैसा बना दिया था। बस उसमें अंदर जाने की जगह थी, लेकिन उसको बहुत मजबूती से बंद किया गया था। जब कुछ दिनों पहले उन्हें ये कमरा अचानक से मिला था तो उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था कि आखिर ये है क्या। लेकिन इस जर्नल से मिले कुछ डायग्राम से ये इंडिकेट हो रहा था कि यहीं पर शायद बलि वगैरह दी जाती थी। अब जो जेनेट थी उसने ये जर्नल अपने बच्चों से छुपा दिया, उसी कमरे में रख दिया जो उसे सीढ़ियों के नीचे मिला था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बच्चे इस बारे में जाने। इधर एक दो दिन और बीत गए। जो एंजेला थी यानी कि उसकी बड़ी बेटी, वो अपने बेडरूम में थी। हेडफोन्स लगाकर वो म्यूजिक सुन रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसे लगा कि शायद उसने अपना नाम सुना है, किसी ने उसको पुकारा है। उसने अपने हेडफोन्स उतार लिए। वो दरवाजे के पास गई दरवाजा खोलने के लिए, और उसने पाया कि दरवाजे पर कोई भी नहीं है। तो उसे लगा कि शायद उसकी माँ ने उसे नीचे से पुकारा होगा। उसने ऊपर से ही नीचे हॉल में झांका, अपनी माँ को पुकारा कि हाँ माँ, क्या तुमने मेरा नाम लिया, मुझे बुलाया? लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। फिर एंजेला ने अपनी बहन के रूम की तरफ देखा, लेकिन उसकी बहन के कमरे से शावर लेने की आवाज आ रही थी। वो समझ गई कि वो तो बाथरूम में है, वो उसे नहीं बुला सकती है। अब उसको इस घर से थोड़ा डर तो लगता ही था, क्योंकि वो जो किचन वाला इंसिडेंट था वो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट था। तब से वो लगातार डर में ही रहती थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मैं म्यूजिक सुन रही थी, मुझे कुछ भी गलतफहमी हुई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने रूम में चली गई और अपने बेड पर बैठ गई। अभी वो वहां बैठकर अपने हेडफोन्स दोबारा अपने कान में लगाने ही वाली थी, तभी अचानक उसे आवाज आई, गेट डिनीन। डिनीन उसकी बहन का नाम था। ये जो आवाज थी कि डिनीन को लेकर आओ, ये दीवारों में से आ रही थी। अब अचानक ही जो एंजेला थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियों से नीचे गई, हॉल में आई, और उसने तब वहां पर सुना कि डिनीन नाम की उसकी बहन जो कि शावर में थी, वो बहुत जोर जोर से चीख रही थी। उसकी छोटी बहन डिनीन चिल्ला रही थी, ब्लडी मर्डर। एंजेला अब तुरंत ही ऊपर की तरफ दोबारा से भागी। इधर उसकी माँ जेनेट ने भी डिनीन की आवाज सुन ली थी, वो भी ऊपर की तरफ दौड़ी। जैसे ही इन लोगों ने डिनीन के बाथरूम का दरवाजा खोला, उन्होंने पाया कि जो डिनीन है वो बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई है, बुरी तरीके से वो सिकड़ी हुई है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और जब इन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो डिनीन ने बताया कि कोई और व्यक्ति मेरे साथ बाथरूम में था। अब इन लोगों ने तुरंत ही बाथरूम में हर तरफ देखा, कर्टन्स वगैरह हटाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी यानी कि डिनीन, कि ऐसा लग रहा था कि इसको दौरा पड़ गया है। जेनेट ने तुरंत ही एक टॉवेल उठाया, अपनी बेटी को किसी तरह उसमें लपेटा। उसके बाद एंजेला, डिनीन और जेनेट तीनों ही बाथरूम से तुरंत निकलकर जेनेट के रूम में पहुंचे, दरवाजे को बंद किया। तीनों जेनेट के बेड पर बैठ गए, एक दूसरे से चिपके हुए वो लोग बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। और इधर जो जेनेट थी वो लगातार डिनीन से पूछने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे साथ बाथरूम में आखिर हुआ क्या था। अब डिनीन ने बताया कि वो अपने शावर के अंदर थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई आदमी उसका नाम लेकर उससे पुकार रहा है। और जब उसने उस फ्रॉस्टेड ग्लास में से देखा, यानी कि जो शावर का डोर होता है वो काफी पानी जमने के कारण धुंधला सा हो जाता है उस समय, तो उसके थ्रू से थोड़ा सा बाथरूम का हिस्सा दिख रहा था। उसे लग रहा था कि इस शावर डोर के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, और अचानक ही उस व्यक्ति ने उस शीशे पर अपना बड़ा सा हाथ रख दिया। अब जो डिनीन थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और चीखने लगी थी। अब जेनेट को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होने लगा। उसने हाल ही में अपने हस्बैंड को खोया था, उसके बच्चों ने अपने पिता को खोया था, और अब अजीब सी चीजें उनके इस नए घर में भी होने लगी थी। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। उसे लग रहा था कि वो अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रही है। उसे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि उसे इस घर को छोड़ देना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियली वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उसने अपना लगभग सारा पैसा इस घर में इन्वेस्ट कर दिया था। इस तरह से उसे छोड़कर चला जाना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी भी इस घर में लगाई थी। जितने भी फायर फाइटर्स थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, वो लगातार अपनी मेहनत इसमें लगा रहे थे। और
अगर वो इस घर को छोड़कर जाती तो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होने वाले थे, या हो सकता है कि ना भी होते, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि सबको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। वो उन लोगों को खुलकर बता भी नहीं सकती थी कि ये घर हॉन्टेड है, शायद सब लोग उसे ही पागल समझते। एक तरह से वो इस घर में फंस चुकी थी। अब 1-2 दिन और गुजर गए। हर कोई अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था, हर समय ये लोग डरे हुए रहते थे। एंजेला, डिनीज और जेनेट ये बिल्कुल भी यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये इनकी मजबूरी थी। एक शाम एंजेला घर पर थी, उसको घर के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे लगा कि मैं बाहर जाती हूँ और बाहर जो स्विंग लगा है, जो झूला लगा है, उसमें थोड़ी देर झूल लेती हूँ, शायद बाहर जाकर मुझे अच्छा लगेगा। इधर जो जेनेट थी वो किचन में थी, वो बर्तन वगैरह धो रही थी। उस किचन में एक विंडो लगी हुई थी जिससे घर का बाहरी हिस्सा दिखता था और ये झूला भी दिखता था। अब वो अपनी बेटी को देख रही थी कि हाँ वो झूला झूल रही है, साथ ही अपने बर्तन भी धो रही थी, लेकिन बीच बीच में एंजेला को भी देखती जा रही थी। बस ऐसे ही उसकी नजर उस पर पड़ रही थी। फिर थोड़ी देर में जेनेट बर्तन धोकर अब बाहर हॉल में आ गई, काउच में बैठ गई, अपना लैपटॉप उठा लिया। उसने अपना लैपटॉप खोला और उन कैमरास को एक बार फिर से चेक करने लगी। उसे लगा कि मैं बीच बीच में एंजेला को भी देख लूंगी। जैसे ही उसने एंजेला वाली लाइव फीड को खोला, उसको बड़ा करके देखने लगी, तभी अचानक वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने पाया कि उसकी बेटी तो झूला झूल रही है, लेकिन झूले के ठीक पीछे वही लंबा चोगा पहनी हुई फिगर खड़ी हुई है और उसका मुंह एंजेला की तरफ है। अब ये देखकर ऑब्वियसली एंजेला बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो बाहर की तरफ भागी। उसको तुरंत ही जाकर एंजेला को देखना था कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन अभी वो बाहर जा पाती इससे पहले ही उसने पाया कि जो एंजेला है, जो बाहर झूला झूल रही है, वो अपनी माँ को पुकार रही है, बहुत ज्यादा बुरी तरह चीख रही है। अभी तक तो एंजेला ने ना तो अपनी माँ को देखा था कि वो उसकी तरफ आ रही है, ना उसे कुछ भी पता था, लेकिन वो अपनी माँ को हेल्प के लिए पुकार रही थी। जैसे ही जेनेट बाहर आई, उसने एंजेला को देखा तो उसने पाया कि जो एंजेला है वो जमीन पर पड़ी हुई है। उसको थोड़ी सी चोट लग गई है और ऐसा लग रहा है कि वो झूले से गिर गई है। साथ ही जेनेट ने यह भी देखा कि वहां पर कोई भी क्लोक पहना हुआ आदमी बाहर मौजूद नहीं है, वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी बेटी बहुत बुरी हालत में थी। एंजेला का जो एंकल था वो या तो टूट चुका था या डिसलोकेट हो चुका था, इतनी जोर की उसको चोट लगी थी। अब किसी तरह जेनेट ने उसको सहारा देकर उठाया और तब उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब एंजेला ने बताया कि किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया, इतनी जोर से कि मैं उड़कर इतनी दूर झूले से जाकर गिरी। तुरंत ही ये लोग हॉस्पिटल गए। तब वहां जाकर पता चला कि उसका जो एंकल है वो डिसलोकेट हो चुका था और साथ ही थोड़ा सा ब्रोकन भी था। अब इन लोगों ने पट्टी वगैरह बंधवाई, उसके बाद घर लौटे। घर आने के बाद जेनेट ने दोबारा से उस फुटेज को देखा। उसने देखा कि वो जो चोगा पहने हुए व्यक्ति था, जो झूले के पीछे खड़ा हुआ था, वो जो भी फिगर थी, वो झूले के पास पहुंची एक समय पर। उसने एंजेला को जोर से धक्का दिया और उसके बाद मुड़कर दोबारा वो जंगल के अंदर चली गई। अब इस फिगर को देखकर जेनेट बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे पता था कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा इस घर में गड़बड़ है। अब जेनेट ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया, उनको वो फुटेज दिखाई। पुलिस वालों को भी बहुत अजीब सी लगी ये वाली बात। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई व्यक्ति परेशान कर रहा हो, आप कभी भी इस तरह के फिगर को दोबारा देखें तो हमें तुरंत फोन कीजिएगा, हम उसको अरेस्ट करेंगे और आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अब ये तीनों ही लोग जो इस घर में रहते थे वो बहुत ज्यादा डरने लगे। हर समय ये लोग साथ में एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में सोते थे। ये बस थोड़े थोड़े समय के लिए ही, कभी मजबूरी में ही अपने बच्चों को घर में छोड़कर जाती थी, वो भी दिन के समय पर। इस घटना के, यानी कि झूले वाली घटना के 1-2 दिनों के बाद जेनेट को एक दिन फार्मेसी जाना था और एंजेला उस दिन घर पर 1 से 1.5 घंटे के लिए अकेले रहने वाली थी। फिर जेनेट घर से चली गई। एंजेला घर में अकेली थी, अपने बेडरूम में थी, अपने बेड पर बैठी हुई थी और म्यूजिक सुन रही थी। एक पॉइंट पर आकर उसे ऐसा लगा कि शायद उसने कोई बैंगिंग की आवाजें सुनी है, शायद बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि ये जो बैंगिंग की आवाजें हैं वो उसके अपने रूम से आ रही हैं। अब जो एंजेला थी वो बहुत ज्यादा शेकन अप हो चुकी थी। यहाँ पर रह रहकर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके साथ किचन में इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका था जब सारी ड्रॉर्स बाहर निकलकर उड़ने लगी थी। इसके अलावा वो कई बार टैपिंग के, बैंगिंग के साउंड्स भी सुनती थी। अपनी बहन की भी स्टोरी वो सुन चुकी थी कि उसके साथ बाथरूम में क्या हुआ था। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा स्केयर्ड थी। हर एक आवाज से अब उसको डर लगने लगा था। अब जब उसने टैपिंग साउंड सुनी जो कि उसके अपने कमरे से आ रही थी, तो उसने अपने हेडफोन्स उतारे। उसे ऐसा लगा कि ये आवाजें क्लोजेट से आ रही हैं। वो अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि उसके डोर्स थोड़े थोड़े हिल रहे थे। अब वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो अपने बेड की तरफ भागी, लेकिन बेड पर जाने के बदले वो बेड के नीचे घुस गई और बिल्कुल अंदर तक घुस गई, यानी कि वॉल
अब उसके पीछे थी। अब जब वो पलंग के नीचे थी तो उसको क्लोजेट के नीचे का हिस्सा यानी कि अलमारी के नीचे का हिस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। उसको दिख रहा था कि उसके दरवाजे अभी भी रैटल कर रहे हैं और वो लगातार उन दरवाजों को देखती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि उसके देखते ही देखते ये दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुल गए और क्लोजेट के अंदर से एक फिगर चलता हुआ बाहर निकला। जैसे ही ये फिगर कमरे में आया तभी अचानक वहां पर बहुत तेज बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये जो भी फिगर था वो किसी ह्यूमन का था, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने कुछ भी पैरों में पहना हुआ नहीं था, यानी कि वो बेयर फीट था और एक बहुत ही डार्क कलर का वो फिगर था। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक छाया जैसी नजर आ रही थी। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि वाकई में क्या ये किसी इंसान की छाया है या किसी जानवर की। लेकिन फिर धीरे धीरे इस फिगर ने पूरे कमरे में वॉक करना शुरू कर दिया। साफ पता चल रहा था कि ये किसी इंसान के पैर थे जो एंजेला देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फिगर एंजेला को ही ढूंढ रही हो। यहाँ तक कि उसके फुट स्टेप्स भी साफ सुनाई दे रहे थे। इसके कुछ समय के बाद ये छाया उस कमरे से बाहर निकल गई, हॉल में चली गई। ये सब कुछ एंजेला को ऊपर अपने बेडरूम में सुनाई दे रहा था कि ये जो छाया है पूरे घर में चल रही है। वो बस वहां पर पड़ी हुई थी, ये होप कर रही थी कि ये छाया वापस इस कमरे में वापस ना आए। तभी अचानक जबकि वो छाया डाउनस्टेयर्स जा चुकी थी, सब कुछ शांत हो चुका था, तभी एंजेला ने सुना कि वो छाया बिल्कुल बुरी तरीके से दौड़ती हुई सीढ़ी चढ़ती हुई उसके बेडरूम की तरफ आ रही है। वो छाया दौड़ती हुई उसके बेडरूम में घुसी, उसके बेड के सामने खड़ी हो गई। उसके जो पैर थे वो अब एंजेला के बिल्कुल सामने थे, वो साफ उन पैरों को देख सकती थी। इसके बाद ये छाया धीरे धीरे इसके बेड के ऊपर चढ़ गई, यहाँ तक कि जो एंजेला थी उसको अपने बेड के स्प्रिंग्स की आवाज सुनाई दे रही थी। जिस तरह से बेड पर कोई चढ़ता है तो आवाज होती है, वैसी आवाज आ रही थी उसके ठीक ऊपर। वो ऊपर की तरफ अब देख रही थी, उसकी आंखें बिल्कुल फट चुकी थी। अपना मुंह उसने अपने हाथ से दबाया हुआ था ताकि कोई आवाज ना निकल जाए। अब वो बाहर देख ही रही थी कि आखिर ये छाया कब बेड से नीचे उतरेगी। तभी अचानक उस छाया का ऊपर से लटका हुआ सर इसको नजर आया। यानी कि वो छाया बिस्तर पर लेटकर नीचे की तरफ झांक रही थी और एंजेला को अब डायरेक्टली देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई औरत थी जो उस बेड पर लेटी हुई थी। उसका काफी डार्क फेस था, धसी हुई आंखें थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी स्किन सड़ चुकी है और स्किन उसके पूरे चेहरे से उसके सर से निकल रही थी। वो लगातार एंजेला को घूरती जा रही थी, उल्टा लेटे लेटे। अब एंजेला बहुत बुरी तरीके से घबरा गई, वो जोर से चीखी। अब ये चीख के आवाज सुनते ही जो फिगर थी वो वापस बेड के ऊपर चली गई और अब वो एंजेला के ठीक ऊपर उस बेड पर बैठी हुई थी। एंजेला अभी भी लगातार चीखती जा रही थी, चिल्लाती जा रही थी, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो बेड से बाहर नहीं निकली। अब इधर वो जो छाया थी वो थोड़ी देर बाद बेड से नीचे उतरी और पता नहीं कहाँ चली गई। अगले 45 मिनट्स तक लगातार एंजेला उसी बेड के नीचे रही, बस यही उम्मीद करती रही कि ये छाया वापस नहीं आएगी। वो अच्छी तरीके से जानती थी, यानी कि वो छाया, कि एंजेला कहाँ पर है और एंजेला को पता नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अगले 45 मिनट्स में बीच बीच में एंजेला को घर के अलग अलग कोनों से चलने की आवाजें आ रही थी, दौड़ने की आवाजें आ रही थी। कई बार उसे बहुत तेज बदबू महसूस हो रही थी और उसके बाद करीब 45 मिनट्स के बाद उसने अपनी माँ की गाड़ी की आवाज सुनी। उनकी कार बाहर रुकी थी। अब एंजेला बुरी तरह अपनी माँ का नाम ले लेकर पुकारने लगी, चीखने लगी। जेनेट ने भी एंजेला की आवाज सुन ली थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला, दौड़ती हुई एंजेला के रूम में पहुंची। उसने पाया कि एंजेला अपने बेड के नीचे है और चीख रही है। उसने एंजेला को खींचकर वहां से बाहर निकाला, उसे पकड़कर बैठी रही, पूछती रही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और तब एंजेला ने बताया कि वो इसी घर में है, वो इसी घर में है। बस वो यही रिपीट करती जा रही थी। इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एंजेला क्या कहना चाह रही है। बस एंजेला बता रही थी कि वो मेरे क्लोजेट से बाहर आई, वो मेरे क्लोजेट से बाहर आई। अब जेनेट बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने हर जगह देखा कि शायद कोई व्यक्ति घुस आया हो। उसे घर में देखकर तसल्ली तो करनी ही थी कि कोई उसके घर में मौजूद तो नहीं है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब जब जेनेट को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो बहुत ज्यादा हताश हो चुकी थी। जेनेट ने एंजेला को कार में बिठाया। उसके बाद वो लोग वहां पहुंचे जहां डिनीन थी। डिनीन अपनी एक फ्रेंड के घर में थी। ये तीनों उस गाड़ी में बैठकर जेनेट के पेरेंट्स के घर गए।
यहाँ पर रहे उस रात, उनकी अपने घर जाने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद जेनेट ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया, उससे उसकी मदद मांगी, उसको सब कहानी बताई कि उनके घर में क्या चल रहा है। ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक महिला थी जिसका नाम था लिज। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर की क्लींजिंग करूंगी। उसने क्लींजिंग की, हर जगह पवित्र जल छिड़का, जो भी पूजा पाठ होता है उनके यहाँ वो सब कुछ किया। और उसके बाद जेनेट को और बाकी दोनों बच्चों को महसूस होने लगा था कि वाकई में जो कुछ भी इनके घर में हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम इसी घर में रहेंगे। वो आज भी इसी घर में रहते हैं। उनको पूरा विश्वास है कि उन्होंने उस डेमन से या जो भी वो शक्ति थी उससे छुटकारा पा लिया है और अब उन्हें इस तरह के एक्सपीरियंस अपने घर में फिलहाल नहीं होते हैं। अब इस घटना को घटे करीब 18 से 20 साल हो चुके हैं और वो घर पूरी तरह से अब ऐसा लगता है कि सेफ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरी ये फ्रीकी फ्राइडे स्टोरी आपको कैसी लगी। मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह की स्टोरीज आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।